देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग आती है। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की। आपने भी इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा कहाँ और किस हालत में है। हम आपको ये भी बताएंगे एकमात्र जिंदा बचे निर्भया के दरिंदे को 10,000 और सिलाई मशीन देने के पीछे की पूरी कहानी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को ध्यान से सुनें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी। निर्भया के माता पिता ने लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया और निर्भया को अच्छी शिक्षा दी। निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी और हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने रखना जारी रखती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद निर्भया ने मेडिकल फील्ड में आने का फ़ैसला लिया और फिज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेने के बाद फिज़ियोथेरेपी का कोर्स भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ उसकी डिग्री हासिल करती है। जब ये घटना घटी तब निर्भया फिज़ियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन संडे का था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अविंदर प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान बनाती है। अविंदर प्रताप पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है और ये दोनों फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। फिल्म देखते देखते यहाँ इनको अंधेरा हो जाता है और ये अपने अपने घर जाने का प्लान करते हैं। कुछ देर बाद ये रोड के किनारे आकर बस का इंतज़ार करने लगते हैं। इंतज़ार करने के थोड़ी देर बाद रात के करीब 9:30 बजे एक सफ़ेद रंग की काले शीशे वाली बस वहाँ पे आती है और रुकती है, जिसके बाद कंडक्टर पूछता है कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है सर हमें द्वारका जाना है। कंडक्टर कहता है हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया और उसका दोस्त बस के अंदर चले जाते हैं। बस के अंदर जाते ही वह देखते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 4 और सवारियां बस में हैं, जिससे ये दोनों बेफिक्र होकर बस में बैठ जाते हैं और द्वारका पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। पर किसे पता था उनका इंतज़ार बस इंतज़ार ही बनकर रह जाएगा। कुछ दूरी तक बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहती है, परंतु थोड़ी देर बाद ड्राइवर बस को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाज़ा होते ही निर्भया का दोस्त बस के लोगों से इस बात पर सवाल करना शुरू कर देता है। इसका जवाब ना देकर बस के लोग निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं।
तब उनको पता चलता है कि ये बस के लोग हैं, कोई सवारी नहीं। जब निर्भया का दोस्त इनका विरोध करता है तो ये लोग मिलकर उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। पहले तो ये लोग उसे लात घूंसे से मारते हैं। फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड से निर्भया के दोस्त के सर पर मार देता है और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती रहती है। ये सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चलता रहता है। इस दौरान कई बार बस के बगल से पुलिस वालों की गाड़ी भी गुजरती है। बस खुद कई बार कई पुलिस थानों के आगे से गुजरती है, परंतु किसी को भी इस बस के अंदर हो रही घिनौनी हरकत का अंदाजा नहीं था। बस के अंदर सभी 6 लोग एक एक करके निर्भया के शरीर को नोचते रहे। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंक कर उसे कुचलकर एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। फिर ये लोग निर्भया और उसके दोस्त को बस से बाहर रोड में निर्वस्त्र करके फेंक देते हैं और उनका कीमती सामान जैसे मोबाइल, पैसे, पर्स अपने पास रख लेते हैं। अब रात के करीब 11:30 बज रहे थे। निर्भया और उसका दोस्त दिल्ली की सड़क के किनारे निर्वस्त्र हालत में गिरे हुए थे। निर्भया के दोस्त को थोड़ी देर में होश आया और वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, परंतु सब लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया और थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। निर्भया की आंत बाहर निकल चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो गया था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि उन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में फैलने लगी और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं, मगर निर्भया की हालत हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर यानी घटना के 10 दिन बाद एक कैबिनेट मीटिंग बैठाई जाती है। उसमें फैसला लिया जाता है निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसके बाद निर्भया को एयरलिफ्ट के द्वारा सिंगापुर के हॉस्पिटल में भेजा जाता है, मगर यहाँ आते ही निर्भया की हालत
और भी नाजुक हो जाती है। और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक निर्भया जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। अंत में 16 दिसंबर सुबह 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद निर्भया के शव को दिल्ली लाया जाता है और उसकी कड़ी सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिनों बाद निर्भया के दोस्त को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब निर्भया का इलाज चल रहा था तब दिल्ली पुलिस ग्राउंड लेवल पर काम करके अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बस का पता लगा लेती है और सबसे पहले बस के ड्राइवर राम सिंह को अरेस्ट करती है और राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक पूरे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह, 20 साल का विजय शर्मा, 19 साल का पवन गुप्ता, 28 साल का पवन सिंह। इनमें से एक छठा अपराधी भी था। शुरू में उसका नाम पुलिस में नहीं बताया गया क्योंकि गिरफ्तारी के समय वो 17 साल का था और कानूनी हिसाब से वो एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है इस अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। ये सभी अलग अलग जगह के थे। कुछ दिन पहले ही इनकी दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये सब पार्टी के मूड से ही घर से बाहर निकले थे। ये सभी शराब और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रामाधीर सिंह नाम के आदमी को पहले पैसेंजर बनाया और फिर उससे पैसे और मोबाइल लूटकर उतार दिया था। रामधीर सिंह इस बात की जानकारी पास से गुजर रहे एक पुलिस वाले को भी देते हैं, मगर वो पुलिस वाला रामधीर सिंह की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद उस समय पुलिस वालों ने रामाधीर सिंह की कंप्लेन को सीरियसली ले लिया होता तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था, मगर उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया था। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद निर्भया का दोस्त सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल रही होती है कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह की तिहाड़ जेल में सुसाइड करने से मौत हो जाती है। इसके बाद केस के नाबालिग आरोपी को 1 सितंबर 2013 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सज़ा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी 4 आरोपियों पर बलात्कार और हत्या के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इन चारों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ये सभी मौत की सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के
फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद भी ये अपराधी बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानून के दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 पर फांसी दे दी जाती है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी की सज़ा दे दी जाती है, जबकि एक ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, इस केस का एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था। इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम मोहम्मद अफरोज़ था। मोहम्मद अफरोज़ को 3 साल की सज़ा देने के बाद सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अफरोज़ को नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये और सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वह बतौर टेलर काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। फ़िलहाल वह कहाँ रह रहा है, किस हालात में है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि देश के कानून के अनुसार नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी होती है। एक दावा ये भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से मोहम्मद अफरोज़ को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई जानना भी ज़रूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014 के अनुसार जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आता है, तो उसके परिवार की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस कारण निर्भया केस के छठे और एकमात्र बचे अपराधी के लिए पुनर्वास और आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की गई। इस केस की एक और बात, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीनों तक लोगों को निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह है कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असली पहचान जाहिर करना गैर कानूनी है। इसके कारण तब मीडिया ने इसको निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए गए थे। मगर कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर पीड़ित के माता पिता चाहें तो वो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान दिया था कि उनकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है जिससे उसकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों से मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। निर्भया के पिता ने मीडिया से बात करते हुए निर्भया का असली नाम बताया था। हमारी इस कहानी की निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ कि ज्योति सिंह की आत्मा को शांति मिले, हम कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं।
हमारे देश में बलात्कार को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कैसा कानून बनाया जाना चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।